फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर मॉडल एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में। हमें पता है कि जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं, उसके रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले पढ़ेंगे कि फैक्टर मॉडल क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे आर्बिट्रेज का मीनिंग और फिर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में। तो देखो, फैक्टर मॉडल क्या होता है? ये एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा टूल है जो हमारी हेल्प करता है कि करंट जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना खतरा है, कितना रिस्क है, और फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट हमने बनाया है, फ्यूचर में जितना हम इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं उसमें कितना रिस्क है, और एट्रीब्यूट करता है मैनेजर की परफॉर्मेंस वगैरह को। तो मतलब ये एक ऐसा अच्छा तरीका होता है, एक ऐसा इफेक्टिव तरीका होता है जो हमें रिस्क वगैरह के बारे में पता करने में हेल्प करता है। यहाँ पे कह रखा है कि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी थी ना, वो हमें किसने दी थी? स्टेफन रोज ने दी थी। ठीक है, इसने ये बोला था कि जो भी हमारा फैक्टर होता है, मतलब जो भी हमारा इन्वेस्टर होता है, उसका जो रिटर्न होता है वो किसी सिंगल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होता, बल्कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो उसके रिटर्न वगैरह को अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर इसने दिया था, क्योंकि जो हमारा CAPM मॉडल है जो हमने पीछे देखा है उसमें तो नॉर्मल क्या करता है कि एक सिंगल फैक्टर लेके चलता है, लेकिन जब हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं तो ये कहता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो लिंक होते हैं हर सिक्योरिटी के साथ, और जो ये जितने भी फैक्टर होते हैं ये हमारे रिटर्न को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यही है कि ये जो थ्योरी थी स्टेफन रोज ने दी थी, इसीलिए इसका नाम है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी या मल्टीपल फैक्टर थ्योरी, क्योंकि इसको किसके द्वारा अफेक्ट किया जाता है? मल्टीपल फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, तो देखो ये कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, ये हमारे लाइक GDP, नेशनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, इंटरेस्ट रेट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, बैंक रेट, फॉरेन एक्सचेंज वगैरह। ठीक है, तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं इन्वेस्टर के रिटर्न वगैरह को। अब बात आती है कि आर्बिट्रेज क्या होता है। देखो, आर्बिट्रेज ऐसा तरीका होता है जिसमें देखो सेम असेट्स है, ठीक है, लेकिन उसको क्या किया जा रहा है कि सेम जगह पे, मतलब एक एरिया है, सेम सिटी वगैरह है, उसमें उसको अलग अलग प्राइसेस पर बेचा जा रहा है कि सेम सिटी में एक मार्केट में किसी कीमत पर, दूसरे में दूसरी कीमत पर। तो उन जो भी चेंजेस होते हैं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में प्राइसेस में, उससे जो बेनिफिट वगैरह कमाए जाए, तो देखो ये रेफर करता है वो प्रोसेस की परचेज करना एक असेट्स को एक मार्केट से और दूसरे मार्केट में उसको बेच देना। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सेम असेट्स है ना, वो अलग अलग प्राइसिंग पर होती है अलग अलग मार्केट में। ठीक है, ये एक टाइप से कहें तो रिस्क फ्री प्रॉफिट को जनरेट वगैरह करता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिक्योरिटी वगैरह होती है हम उसको हायर प्राइस पर बेचते हैं कम प्राइस पर खरीद के, क्योंकि देखो एक मार्केट जहाँ पे कम प्राइस पे था वहाँ से खरीद लिया और उसको है ना दूसरे मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा प्राइस पे था वहाँ बेच दिया। जैसे दिल्ली का एग्जांपल ले लो कि एक मार्केट सरोजनी में तो वो मिल रहा था 50 रुपये का, ठीक है, और सदर में मिल रहा है वो 100 रुपये का, तो हमने 50 का खरीद कर उसको 100 में बेच दिया। ठीक है, तो ये आर्बिट्रेज हो गया। फिर आता है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। आप इसको मल्टीपल फैक्टर मॉडल भी बोल सकते हो, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि एक टाइप से कहें तो ये है ना हर सिक्योरिटी की इवेल्युएशन करके चलता है कि वो किन किन फैक्टर से अफेक्ट होती है। ये डेवलप की गई थी एस रोज के द्वारा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि एक सिंगल फैक्टर अफेक्ट नहीं करता जो हमारी सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, बल्कि मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसीलिए इसको मल्टीपल फैक्टर थ्योरी बोला गया था। ये जो इन्वेस्टर होता है उसके रैशनल बिहेवियर वगैरह पे डिपेंड करती है। कहता है कि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है उसमें दो बेसिक आउटकम्स होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या, अंडर प्राइस, ओवर प्राइस और इफिशिएंटली प्राइस, कि जो भी हमारी सिक्योरिटी वगैरह है, जो भी उसकी मतलब प्राइस वगैरह है, क्या वो अंडर प्राइस्ड है, कम पे है, ओवर प्राइस ज़्यादा है, या इफिशिएंटली है, बिल्कुल बैलेंस है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें बता रखा है कि जैसे जो हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है ना, वो हमारे CAPM थ्योरी से डिफरेंट होती है। क्यों? क्योंकि जो CAPM थ्योरी होती है ना, वो एक सिंगल इंडेक्स मॉडल होता है जिसमें ये मान के चलता है कि एक ही फैक्टर होता है जो अफेक्ट करता है हमारे रिटर्न वगैरह को, जबकि जो हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है वो ये मान के चलता है एक से ज़्यादा है ना फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को। ठीक है, ये ओनली बीटा को लेकर चलता है और ये बीटा के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर चलता है जिनके नाम हमने देखे। अब बात आती है कि जो हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है उसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं जो वो लेके चलता है। पहला तो दे रखा है कि इन्वेस्टर रिस्क अवर्स एंड यूटिलिटी मैक्सिमाइजर, की जो हमारे इन्वेस्टर होते हैं
वो ना रिस्क को अवॉइड करके चलते हैं या उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि रिस्क क्रिएट हो, वो ये चाहता है कि हाँ रिटर्न अच्छा हो। तो यही बोल रखा है कि वो रिस्क को अवॉइड करना या उसको मिनिमाइज करना और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न वगैरह मिले उसके ऊपर फोकस करते हैं। ठीक है, इसमें बोल रखा है एक वर्ड टर्मिनल वेल्थ। टर्मिनल वेल्थ होती है जो एक असेट्स वगैरह है उसकी जो वैल्यू है किसी बिजनेस या प्रोजेक्ट वगैरह में, ठीक है, किसी भी फोरकास्टेड पीरियड से। तो देखो, तो ये हो गया। दूसरी अजम्पशन है इन्वेस्टर है वो होमोजीनियस बिलीव, मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उन सभी का सेम बिलीव होता है। जैसे जो एक हमारी सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड वो सेम प्रकार का रिस्क वगैरह मेजर करके चलते हैं, हाँ भाई इस पर इतना रिस्क और इतना रिटर्न है। ठीक है, उनकी अजम्पशन ये है कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है जितनी भी सिक्योरिटीज होती है उनके आइडेंटिफिकेशन पे अलग अलग, जितनी भी इन्वेस्टर होते हैं उनकी थिंकिंग के अकॉर्डिंग। जो हमारी ये सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उनको इसने कैटेगरीज में बांट रखा है, किसके बेस पर, एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेस पे और रियलाइज रिटर्न के बेस पे। तो अंडर वैल्यू कब गएंगे, जब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होता है रियलाइज रिटर्न से, इफिशिएंटली जब दोनों बराबर होते हैं, और ओवर वैल्यूड होता है जब हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा होता है रियलाइज रिटर्न से। तो यहाँ पे सभी इन्वेस्टर के बिलीव सेम होते हैं, वो सेम ही रिस्क और सेम ही रिटर्न मेजर करके चलते हैं। ठीक है, फिर मार्केट आर परफेक्ट। मार्केट आर परफेक्ट का मतलब होता है कि जितने भी इन्वेस्टर होते हैं ना उन्हें सेम लेवल ऑफ नॉलेज होती है मार्केट के बारे में। कहता है कि जो परफेक्ट मार्केट कंडीशन है वो क्या सपोर्ट करती हैं, ये बेस होते हैं किसी भी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का। ये इम्प्लाई करती है कि जो हमारे लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर होते हैं ना मार्केट में, उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेम लेवल की होती है। ठीक है, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं होता उनके इन्फॉर्मेशन, प्राइस सेंसिटिव से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो सभी इन्फॉर्मेशन को वो सेम है। ठीक है, तो यही बोल रखा है। और ये कब हो सकता है, जब फुल डिस्क्लोजर और ट्रांसपेरेंसी हो, क्योंकि जब सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होगी कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा तभी ऐसा हो सकता है। फिर आता है मल्टीपल फैक्टर इफेक्ट। ये बोल रखा है, देखो हमने पढ़ लिया कि CAPM मॉडल में तो वो एक फैक्टर पे डिपेंड करके चलता है कि भाई एक ही फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, लेकिन जब हम बात करते हैं हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की तो उसके अंदर ना बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रखा है कि ये इन्फ्लुएंस होता है एक से ज़्यादा फैक्टर्स के द्वारा। ठीक है, जो डायरेक्ट इफेक्ट डालते हैं किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस पे, ये फैक्टर हैं लाइक इज मार्केट शेयर, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस, इन्फ्लेशन रेट, इंटरेस्ट रेट, मॉनेटरी पॉलिसी पैरामीटर वगैरह। ठीक है, तो इसीलिए हर जो भी इंडिविजुअल होता है जब भी वो इन्वेस्ट वगैरह करे तो सारे फैक्टर वगैरह पर ध्यान रखें। फिर बात आती है डोमिनेंस प्रिंसिपल। कहता है कि डोमिनेंस प्रिंसिपल का मतलब होता है कि वन सिक्योरिटी आउट परफॉर्म द अदर फॉर द सेम प्राइस। देखो कीमत सेम है, मतलब जो भी सिक्योरिटी वगैरह है जो आप खरीद रहे हो, दो सिक्योरिटीज़ हैं उनके प्राइस सेम है, लेकिन एक सिक्योरिटी तो आपको बेटर परफॉर्म करके दे रही है और दूसरी कम। ठीक है, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंस प्रिंसिपल, जब एक सिक्योरिटी दूसरे सिक्योरिटी के कंपैरिजन में अच्छा परफॉर्म करे सेम प्राइस पर। ठीक है, इसको आप इस डायग्राम के हेल्प देखिए, यहाँ पे हमें रिस्क दिखा रखा है, यहाँ पे हमें रिटर्न दिखा रखा है। ठीक है, तो कह सकते हैं जो डोमिनेंस प्रिंसिपल होता है वो हेल्प करता है हमारी आइडेंटिफाई करने में, इफिशिएंट पोर्टफोलियो और जनरेट करने में इफिशिएंट फॉरेंटियर। ठीक है, तो देखो इसने देखा एक एग्जाम्पल दे रखा है कि मतलब देखो अगर रिटर्न था, ठीक है, जो रिटर्न साइड है उसमें हमें 15% रिटर्न दिखा रखा है। ठीक है, और वहाँ पे जब रिटर्न 15% था तो जो दो सिक्योरिटी थी वहाँ पे रिस्क एक पे 1% और दूसरी पे 1.5% है। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है कि सिक्योरिटी का प्राइस सेम था लेकिन एक पे रिस्क ज़्यादा था दूसरे पे कम था, मतलब एक पे कम है दूसरे पे ज़्यादा है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख के चलते हैं कि एक अच्छा परफॉर्म करती है दूसरे के कंपैरिजन में। फिर आता है इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या बोल रखा है कि जो हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होता है रिलाइज ऑन द फैक्ट दैट जितने भी सिक्योरिटीज मार्केट फंक्शन होते हैं ना वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, इंप्लाई करता है कि जो प्राइसेस होते हैं ना दो आइडेंटिकल सिक्योरिटीज़ के वो सेम होते हैं, उनमें सेम डिग्री ऑफ रिस्क होता है, लेकिन यहाँ पे ये भी बोल रखा है कि ये हमारी हेल्प करता है इंटरप्रेट करने में दो सिक्योरिटीज़ को कि उनके अंदर सेम लेवल ऑफ रिस्क है, सेम लेवल ऑफ रिटर्न वो जनरेट करेंगे। लेकिन जब शॉर्ट टर्म में डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता है ना तब हम ये कह सकते हैं कि दो सिक्योरिटीज़ है उनके प्राइस भी अलग हो सकते हैं, उनमें जो रिस्क है वो भी अलग हो सकता है क्योंकि डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन है। फिर आता है इफिशिएंट फॉरेंटियर। इफिशिएंट फॉरेंटियर वो सिचुएशन होती है जब जो रिस्क रिटर्न ग्राफ होता है ना उसमें जितने भी कॉर्नर पोर्टफोलियो होते हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाता है। कॉर्नर पोर्टफोलियो क्या होता है, इज द वन जो आइदर या तो इफिशिएंट है खुद में ही या क्रिएट किया जाता है कंबाइन करके सर्टेन इफिशिएंट पोर्टफोलियो, मतलब खुद में इफिशिएंट होगा या
जितने भी इफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं उनको कंबाइन करके किया जाता है, ठीक है। क्योंकि जो इफिशिएंट पोर्टफोलियो होता है ना वो हमें ऑप्टिमम रिटर्न देता है एक लेवल ऑफ रिस्क पे, और हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टर के मुँह से अच्छा रिटर्न मिले, ठीक है। फिर इसने वही बता रखा है कि सिक्योरिटीज अलग हो सकती है, अंडर प्राइस इफिशिएंटली या ओवर प्राइस। तो अंडर प्राइस होगा जब वो ना अबोव द फ्रंटियर हो, और ओवर प्राइस होगा जब वो बिलो द एफिशिएंट फ्रंटियर हो। अब बात आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क अंडर APT। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, इसका मतलब होता है कि मोस्ट लाइकली लेवल ऑफ रिटर्न, मतलब जो एक इन्वेस्टर सोच रहा है कि भाई हाँ मैं इन सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाऊंगा तो मेरे को इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वो एक टाइप से कहे तो परफॉर्मेंस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है किसी भी कंपनी की, जो भी मतलब हमारा इंडिविजुअल है, जो भी इन्वेस्टर है वो उसके शेयर से रिलेटेड होता है अलग अलग फैक्टर में, ठीक है। तो कह रखा है कि जो एस्टिमेट होता है ना वो हम लगा सकते हैं, लाइकली रिटर्न क्या हो सकता है, ठीक है, और अलग अलग जो फैक्टर वगैरह उनको ध्यान में रखें। कहते हैं कि जो टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसको दो पार्ट्स में बांटा जाता है, एक तो अल्फा और एक होता है सिस्टमेटिक कंपोनेंट ऑफ रिटर्न। तो अल्फा तो हो गया कि भाई रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ द कंपनी परफॉर्मेंस, और सिस्टमेटिक कंपोनेंट रिटर्न हो गया जो भी सिक्योरिटी एसोसिएशन है किसी मतलब अलग अलग जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उनके साथ। अल्फा क्या होता है? अल्फा ना हमें किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बताता है, इसको आप जीरो बेटा रिटर्न भी बोल सकते हो। फिर बात आता है सिस्टमेटिक कंपोनेंट रिटर्न, कहता है कि ये एक पार्ट होता है टोटल एक्सपेक्टेड रिटर्न का, ठीक है। ये हमें बताता है कि अलग अलग जो फैक्टर है उनके इफेक्ट के कारण क्या रिटर्न हो रहा है, ठीक है। और रैंडम एरर टर्म होता है, मतलब जब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो उसके कारण जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न होता है, लाइक मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर, बोनस, डिक्लेरेशन, ये सब, ठीक है। फिर यहाँ पे बता रखा है कि ATP थ्योरम की इक्वेशन बता रखी है कि जब हम रिटर्न वगैरह निकालते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न तो क्या होता है, ये हमें दे रखा है, इनको बता रखा है कि क्या क्या मतलब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ये लर्न कर सकते हैं। फिर बात आते हैं रिस्क। रिस्क क्या होता है भाई? जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है किसी भी सिक्योरिटी पर उसमें बहुत सारे फ्लक्चुएशंस आते हैं, वो भाई पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर भाई आपने जो सोचा है अगर वो आपको मिल जाता है तो हम कहेंगे रिस्क कम है, लेकिन अगर वो मतलब जब फ्लक्चुएशन ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, आपने जो एक्सपेक्ट किया था जितना रिटर्न वो ना रिस्क मतलब रियलाइज हो आपको तो रिस्क होगा। तो यही बोल रखा है कि जो हमारे फ्लक्चुएशन होते हैं हम उनको वेरिएंस की फॉर्म में निकालते हैं। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है उसको भी दो पार्ट में बांटा जाता है, अल्फा कंपोनेंट और सिस्टमेटिक कंपोनेंट। और जो रिस्क होता है उसको भी सिस्टमेटिक रिस्क और अनसिस्टमेटिक रिस्क, मतलब जो एक तो इंटरनल फैक्टर के कारण राइज होता है, एक एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण राइज होता है। देखो वेरिएंस का फॉर्मूला दे रखा है कि कैसे निकाला जाएगा। अब बात आता है बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है किसी सेंसिटिव मेजरमेंट कि मतलब जो रिप्रेजेंट करता है कि भाई जो रिटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है, अलग अलग फैक्टर में जो भी चेंज हो रहे हैं उसके कारण ये जो भी को वेरिएंस होते हैं ना उनको ध्यान में रख के कैलकुलेट वगैरह किया जाता है। इसका जैसे हमें फॉर्मूला भी दिखा रखा है कोवेरिएंस का नीचे स्टैंडर्ड डिविएशन से, ठीक है। फिर बात आती है आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है। तो देखो हमें पता है कि जो इन्वेस्टर होता है वो हमेशा क्या ट्राई करता है कि भाई उसकी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है। और हर इन्वेस्टर के होमोजीनियस बिलीफ होते हैं, परफेक्ट मार्केट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं इसके अजम्पशंस वगैरह में, ठीक है। यहाँ पे ये बोल रखा है कि जो दो सिक्योरिटीज़ होते हैं वहाँ पे सेम लेवल ऑफ रिस्क मान के चलते हैं वो, ठीक है। तो और ये कहता है कि ये लेकिन कब हमारे लिए मतलब सुटेबल सिचुएशन नहीं होती शॉर्ट टर्म जहाँ पे डिस्क्लियरम वगैरह होता है। तो आर्बिट्रेज प्रोसेस कब अराइज होता है उसके बारे में देखो कि जो आर्बिट्रेज होता है ना पोर्टफोलियो कंसेप्ट में, उसका मतलब होता है कि सेल करना सिक्योरिटीज़ को, पोर्टफोलियोज़ को, ठीक है। इसका मतलब होता है जनरेट करना लो या लेस रिटर्न किसी भी पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क पर, या बाई करना दूसरी सिक्योरिटीज़ को या पोर्टफोलियो को जहाँ पे सेम लेवल ऑफ रिस्क हो। देखो इसका मतलब ये बता रखा है, देखो दो सिक्योरिटीज़ हैं, एक पे मतलब दोनों पे सेम लेवल ऑफ रिस्क है, लेकिन एक तो हमें रिटर्न कम दे रहा है और एक ज़्यादा। तो हम यहाँ पे वो देखते हैं कि कौन सी सिक्योरिटी हम खरीदें और कौन सी को हम बेच दें, ठीक है। क्योंकि ये होता है कि हर इन्वेस्टर रिस्क को अवॉइड करके चलता है और यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोचता है। इसी कारण हमारा आर्बिट्रेज प्रोसेस अराइज होता है। जो आर्बिट्रेज प्रोसेस होता है वो कंटिन्यू रहता है तब तक जब तक कि जो दोनों सिक्योरिटीज़ है ना वो एक इफिशियंट फ्रंटियर में अपनी जगह ना बना ले, ठीक है। अब बात आता है हमारा लिमिटेशंस क्या होती हैं हमारी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी की। ये बहुत अच्छी है,
ये एक टाइप से कहे तो CAPM जो हमारा मॉडल होता है उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। देखो पहला तो ये टोटल फैक्टर्स के बारे में नहीं बताता कि कितने टोटल फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करके चलते हैं। ये तो बताता है कि बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रिस्क और रिटर्न को, लेकिन ये नहीं बताता कि कितने हैं वो नंबर में। ठीक है, ये डिफिकल्ट हो जाता है आइडेंटिफाई करना फैक्टर्स को, क्योंकि मतलब अफेक्ट करता है रिटर्न और रिस्क को, लेकिन हम ना हर फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हाँ इस फैक्टर के कारण हमारा रिटर्न या रिस्क अफेक्ट हुआ है। ठीक है, कहता है कि इसमें जो सिक्योरिटी होती है ना वो सेम फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती, अलग अलग जो इन्वेस्टर होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं अलग अलग फैक्टर कि हाँ भाई इस फैक्टर के कारण हमारी सिक्योरिटी अफेक्ट हुई है, सेम बिलीव नहीं होते उनके फैक्टर के कंपैरिजन में। डिफिकल्टी होती है कैलकुलेट करने में अलग अलग बेटा वैल्यूज़ को, और इफेक्ट होता है, कहता है कि जो इफेक्ट है एक फैक्टर का जो भी रिटर्न और रिस्क पर, उसको हम ना अच्छे से प्रिसाइजली चेक वगैरह भी नहीं कर पाते। इफ़ द लिस्ट ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग द रिटर्न एंड रिस्क इज इनफाइनाइट, अगर जो लिस्ट है फैक्टर की जो अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रिस्क और रिटर्न को वो इनफाइनाइट हो, ठीक है, तो कह सकते हैं कि मतलब ये प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन फील करता है, मतलब कोई भी है ना इसको प्रैक्टिकली ये मतलब फॉलो नहीं होता, प्रैक्टिकली आप इसको मतलब ट्रू नहीं कर सकते कि हाँ भाई प्रैक्टिकली सिचुएशन में ये फॉलो हो जाए। कहता है कि इनकन्सिस्टेंसी रहती है कंपैरिजन में, क्योंकि अलग अलग फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी सिक्योरिटीज़ वगैरह को, तो हम इसको कंपेयर भी नहीं कर पाते। फिर आता है ATP वन फैक्टर मॉडल। कहता है कि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग इक्वेशन है ये एक सिंगल फैक्टर मॉडल है, लीनियर रिलेशनशिप पर बेस होता है। ठीक है, किसके बीच में, रिटर्न और सेंसिटिविटी के बीच में। तो देखो ये हमें दिखा रखा है, इसने इस डायग्राम में भी दिखाया है कि जो चेंज हो रहा है हमारा, ठीक है, तो जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है उसको हम मतलब एस्टिमेट किया गया था किसके द्वारा, बुरमिस्टर एंड मैकलरी टू टेस्ट इट्स सेंसिटिविटी, अपनी सेंसिटिविटी वगैरह को चेक करने के लिए अलग अलग फैक्टर को ध्यान में रखिए। फैक्टर थे लाइक डिफॉल्ट रिस्क, प्रीमियम, डिफ्लेशन, चेंज इन एक्सपेक्टेड सेल्स वगैरह। ठीक है, फिर बात आती है कि भाई जो हमारा ATP है और CAPM मॉडल है उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है। तो क्या क्या डिफरेंसेस हैं, देखो जो ATP मॉडल है वो तो मतलब बहुत सारे फैक्टर को लेकर चलता है, जबकि CAPM है वो सिंगल फैक्टर को लेकर चलता है। जो ATP मॉडल है वो वेल डिफाइन नहीं करता फैक्टर को, मतलब क्लियर नहीं बताता कौन कौन से फैक्टर है, टोटल क्या है, जबकि जो CAPM मॉडल है वो बिल्कुल क्लियर करके चलता है फैक्टर्स को, वेल डिफाइन है। जो CAPM मॉडल है वो टैक्सेस को नहीं कंसिडर करता, जबकि ATP मॉडल कंसिडर करता है टैक्सेस को। जो CAPM मॉडल है वो मतलब इन्वेस्टर उसके अंतर्गत बोरो वगैरह कर सकते हैं, ठीक है, और रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जबकि जो ATP मॉडल होता है उसमें बोरिंग वगैरह ज्यूम नहीं की जाती, ठीक है, मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। जो CAPM मॉडल है कहता है कि वो किसके ऊपर बेस होता है, मीन और वेरिएंसेस पे, जबकि जो ATP मॉडल होता है वो बेस होता है अल्फा, रैंडम एरर वगैरह, सिस्टमेटिक कंपोनेंट वगैरह पे। जो CAPM थ्योरी है वो ज्यूम करता है सिंगल पीरियड इन्वेस्टमेंट होराइजन, जबकि जो आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती है वो मल्टीपल पीरियड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं। बट बात आती है अब कुछ जो भी बेनिफिट हमें मिल रहे हैं इस थ्योरी के कारण। तो देखो एक तो फ्यूअर रिस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके पास, ये अलाउ करता है बहुत ज़्यादा सोर्स ऑफ रिस्क, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ठीक है, तो ये देख सकता है कि अलग अलग फैक्टर का क्या रिस्क हो सकता है, अलग अलग फैक्टर कैसे अफेक्ट करेगा, ये स्पेसिफाई नहीं करता स्पेसिफिक फैक्टर्स, मतलब कंफ्यूज नहीं करता इन्वेस्टर को ज़्यादा, क्योंकि ये ना मतलब ये नहीं कहता कि हाँ इसी स्पेसिफिक फैक्टर का अफेक्ट पड़ेगा, ये कहता है कि हाँ मोस्ट फैक्टर अफेक्ट करके चलते हैं रिटर्न को। ये अलाउ करता है अनएंटिसिपेटेड चेंजेस, मतलब कोई ऐसे चेंजेस नहीं ले गया था जो सरप्राइज वगैरह क्रिएट करे किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ये लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा क्रिएट करता है जिससे इन्वेस्टर अच्छे से समझ सके सिचुएशन वगैरह को, ठीक है, और ये कहता है कि जो सोर्सेज है ना रिस्क के वो एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब कि भाई कोई भी कंफ्यूजन वगैरह ना हो, बिल्कुल सही हो, ताकि जो इन्वेस्टर है वो रिटर्न को एस्टिमेट कर पाए। ये कहता है कि आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी वगैरह को अलो करता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, मतलब कि भाई कौन सी जो सिक्योरिटी है कि जिसको है ना वो एक मार्केट से खरीद कर दूसरे मार्केट में ज़्यादा पर बेच सकता है, तो ये उसकी बेनिफिशियल उसकी अपॉर्चुनिटी वगैरह अवेलेबल करवाता है। तो यहाँ पे हमारा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी मॉडल खत्म होता है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में कंफ्यूजन हो यहाँ पे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहली बार मेरे चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू।